तुम ठीक तो? अरे किशु बेटा, क्या हुआ बेटा? हाँ बेटा, आप वहां खड़े होकर इसको गिरता हुआ क्यों देख रही थी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा कहीं ध्यान भटक गया होगा। कुमार साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए। आज किशु का जन्मदिन है, शायद आपको पता नहीं था। मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। इसका मतलब कुमार साहब हर जन्मदिन पर बच्चों के लिए खिलौने खरीदते रहते हैं, पर कभी उन्हें बच्चों को देते नहीं। इसका मतलब अपने प्यार को जाहिर करने में डरते हैं वो। पर क्यों? दादाजी के प्यार के बदले सिर्फ हमें उनकी हुकूमत का स्वाद मिला। छोटे दादा और दादी ने हमें इस घर में जीने का माहौल दिया, पर राघव सर के आने से सच्चाई सामने आने लगी। उस रात जिस दिन पापा मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, पापा मम्मी कहीं शहर से बाहर जाने वाले थे। कहाँ? वो तो मुझे पता नहीं, पर पापा को एक कॉल आया था और वो कुछ समय के लिए नीचे चले गए। क्यों? वो तो हमें पता नहीं, पर हमने जब झांक कर देखा तो वो किसी के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। हाँ, सफेद रंग की गाड़ी थी। सफेद रंग की गाड़ी तो तुम्हारे छोटे दादाजी की है ना? इसका मतलब वो उनसे मिलने आए थे। बिल्कुल, सफेद गाड़ी में वही थे। वो जरूर कुछ छुपा रहे हैं। उन्होंने झूठ बोला कि वो पिछले 17 साल से तुम्हारे पापा से कभी मिले ही नहीं, लेकिन ये बात गलत है। पर क्यों? हमारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, हम इतना जानते हैं कि इस सब के पीछे जायदाद का लालच हो सकता है। उन्होंने ही तुम्हारे पापा की मदद की थी आकर शादी करने में, और सुमन जी की लापरवाही किशु के बारे में देखने के बाद कुछ ना कुछ तो है। तो क्या हमें दादाजी से बात करनी चाहिए? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी सही समय नहीं। तो फिर हमें इंतजार करना हो, कुछ और सबूत इकट्ठे करने होंगे। अंधेरे में तीर मारना ठीक नहीं होगा। तुम बस किशु का ख्याल रखो। किशु, वो होमवर्क मुझे कंप्लीट चाहिए आज, ठीक है? ओहो, पढ़ाई बड़ी जोरों से हो रही है। हाँ, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं राघव जी? बहुत अच्छा। चलो किशु, तुम्हारी टॉनिक का टाइम हो गया ना। अच्छे से पढ़ना। हाँ, मुझे अभी नींद आ रही है। नहीं नहीं, पहले होमवर्क कंप्लीट करो। चलो, मैं सोने जा रहा हूँ। ये किशु किस चीज की दवाई पीता है? वो जो बच्चों का टॉनिक होता है, तंदुरुस्ती की दवाई। लेकिन इसे पीने के बाद इसे इतनी नींद क्यों आती है? ये दवाई पहले भी पिलाते थे? नहीं, यहाँ जब से आए हैं तब से ही देते हैं। किसी डॉक्टर ने कहा? नहीं तो। किशु जब भी ये टॉनिक पीता है उसके बाद बहुत सुस्त हो जाता है, उसे बहुत नींद आती है।
मैंने कभी पहले ये ध्यान नहीं दिया। हमें इसकी जांच करवानी होगी। तुम बस सावधान रहना। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो ये देखिए, लैब रिपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा है कि आपके पोते को टॉनिक के नाम पर जहर पिलाया जा रहा है। राकेश मेरा छोटा भाई, वो ऐसा क्यों करेगा? दादाजी, पर आप ये उनसे क्यों नहीं पूछते? हमें कभी हिम्मत नहीं हुई थी आपसे बात करने की। हम सोचते रहे कि आप जल्लाद हैं, दादाजी नहीं। पर ये गलत है। आपने हर साल हमारे जन्मदिन पर तोहफे खरीदे, पर कभी दिए नहीं। क्यों छुपाए रखा आपने अपना प्यार हमसे? और इसी का फायदा उठाया आपके छोटे भाई ने। आप जानते हैं, वो आपको बिना बताए आपकी बेटी से मिलता था। यही नहीं, एक्सीडेंट से पहले शुभम से मिलने भी गए थे वो। और उस रात जब हम हॉस्टल के नाम पर घर से भाग रहे थे, तब उन्होंने हमारी मदद भी की और हमें पैसे भी दिए। इसका मतलब वो शुभम को मेरे खिलाफ भड़काता रहा। मैं बार बार उससे समझौता करने की कोशिश करता था और मेरे अंदर क्रोध भरता रहा। और ये सब वो क्यों कर रहे थे? शायद उसने जमीन जायदाद के लिए सब किया होगा। हाँ, जमीन के लिए ही किया होगा उसने ये सब। एक आदमी जमीन जायदाद के लिए इतना कर सकता है? मैं अभी जाकर दूध का दूध और पानी का पानी करता हूं। दादाजी को हम लोग अपना दुश्मन मानते जा रहे थे। क्या दुश्मनी थी उनको हमसे? दादाजी ने तय कर लिया था कि वो सच उगलवा कर ही रहेंगे, पर वो सच क्या था? हाथ नहीं लगाना मेरे बच्चे को। क्या हुआ भाई साहब? जी, तुम्हें संपत्ति का अगर इतना लालच था, मुझसे मांग लेते। इतनी नीच हरकत करने की क्या जरूरत थी? क्या कहना चाह रहे हैं आप? सब पता है तुम्हें। भूला चेहरा बनाकर सालों से मेरे सामने रह रहे हैं तुम। क्या सब आपको कोई गलतफहमी हुई है? भाई साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? चुप रहो। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मासूम बच्चे को टॉनिक के नाम पर मेरे बच्चे को जहर देती रही तुम। मेरे बेटे से छुपकर क्यों मिलते रहे तुम? क्या मंशा थी तुम्हारी? देखिए, एक शब्द नहीं सुनना चाहता। अभी तुम्हें पुलिस में दूंगा, समझे? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मेरा पैसा, मेरी जमीन? इंसाफ चाहता था मैं। कैसा इंसाफ? जो आपने हमारे साथ किया वो गलत नहीं था। क्या क्या किया मैंने? इतने मासूम बन रहे आप भाई साहब। आपकी वजह से मेरी बेटी रानू ने जान दी। तुमने मुझे मेरे बेटे से 17 साल दूर रखा है। यही सजा थी आपकी, क्योंकि आपने मेरी बेटी को हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। उस रात तुम क्यों गए थे उससे मिलने? मैं नहीं चाहता था तो आपसे मिले।
इतने मासूम बन रहे आप भाई साहब। आपकी वजह से मेरी बेटी रानू ने जान दी। वो एक हादसा था। नहीं, उसे आपने हादसा बनाया। चुप हो जा, खामोश। आप शांत हो जाइए। बोलने तो मुझे, कब तक दबते रहेंगे हम इतने? आपकी वजह से मेरी बेटी की जबरदस्ती शादी हुई और उसने आत्महत्या की। उसकी शादी के लिए मैं जिम्मेदार जरूर था, लेकिन उसकी आत्महत्या के लिए नहीं। अल्लाह बचाइए भाई साहब। आपने जबरदस्ती उसके मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करवाई। तो तैयार थे उसके पसंद के लड़के के साथ उसकी शादी करवाने के लिए, पर आपके आन बान शान की आगे एक न चली। पर आपने हमारे साथ ये सब क्यों किया? क्या दुश्मनी थी आपकी हमारे साथ? आपने शुभम को भाग कर शादी करने के लिए भटकाया और उसके बाद आप ही उससे छुप छुप कर मिलते भी थे। क्यों? हाँ, मैं बर्बाद कर देना चाहता था भाई साहब को। क्या मिलता तुझे मुझे बर्बाद करके? तेरी बेटी वापस आ जाती। बिल्कुल से मेरे औलाद की खुशी छीन ली। मैं आपको तिल तिल कर तड़पते देखना चाहता था। हाँ, ये सच है कि मैं शुभम को भड़काते रहा आपके खिलाफ, ताकि वो आपसे दूर रहे। तुमने मुझे मेरे बेटे से 17 साल दूर रखा है। यही सजा थी आपकी, क्योंकि आपने मेरी बेटी को हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। उस रात तुम क्यों गए थे उससे मिलने? मैं नहीं चाहता था कि वो आपसे मिले। मेरे लाख भड़काने पर भी वो जिद में था कि वो आपसे माफी मांगने आएगा। उस रात वो आपसे सुलह करने वाला था। ये मुझसे देखा नहीं। मेरा हिसाब बराबर हुआ भाई। आपने मेरी बेटी को मुझसे छीना, मैंने आपके बेटे को। अब मुझे ना कोई शिकायत है और ना कोई गिला है। नहीं, अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ। उस रात वो आपसे सुलह करने वाला था। ये मुझसे देखा नहीं। तो फिर तुमने क्या सोचा? नहीं चाचा जी, अब हम पिताजी से दूर नहीं रह पाएंगे। कल सूरज उगने से पहले ही हम गांव आएंगे और आके पिताजी से माफी मांग लेंगे बस। पर वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, तुम जानते हो।
वो तुमसे कितनी नफरत करते हैं। नहीं नहीं चाचा जी, वो पिताजी हैं हमारे। हम छोटे हैं, उनसे माफ़ी मांग लेंगे। और वैसे भी हमारी पत्नी भी वही चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा ठीक ठाक हो जाए, तो हम माफ़ी मांग लेंगे और अब आगे उनकी मर्जी। ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। किसी भी हाल में ये नहीं होना चाहिए। मैं इन बाप बेटे को एक होते नहीं देख सकता। जब मेरी बेटी नहीं बची तो इनका बेटा भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। इसलिए मैंने उसके गाड़ी के ब्रेक में उलट फेर दिया ताकि शुभम का अनिष्ट हो। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अपनी बेटी का बदला इस तरह लिया, किसी और मासूम को सजा देकर। पर आप तो एक मां थी। आपने इनका साथ कैसे दिया? हमें हर पल लगता रहा कि भाई साहब ने हमारी बेटी को छीना। बंदे हो गए थे। हम इनकी हर खुशियां छीन लेना चाहते थे। इनके बेटे को मारने के बाद भी तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ। उसके बाद तुम इन दोनों बच्चों को क्यों मारना चाहते थे? हमें लगता था कि पोता पोती के माध्यम से इनकी खुशियां फिर से लौट आएंगी और हम दूरी बनाते रहे। हम चाहते थे कि इनका पोता भी इस दुनिया में ना रहे। ताकि इनके बेटे की सारी निशानियां मिट जाए, हमेशा के लिए, जैसे मेरी बेटी मिट गई, इकलौती बेटी। मेरे किए की सजा मेरे मासूम बच्चों को क्यों देते थे? मुझे अपने किए का पछतावा है। अपनी डायरी में हमेशा लिखता रहा कि उस बच्ची की मौत का जिम्मेदार कहीं न कहीं मैं भी हूं। पर उसका प्रदर्शन हम दुनिया के सामने नहीं करते, घुटते रहते हैं अंदर ही अंदर। अपनी डायरी में लिखा है हमने कि उस मासूम बच्ची की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। और तुमने इस बात की इतनी बड़ी सजा दी हमें। हमारा बेटा हमसे छीन लिया। मेरा हिसाब बराबर हुआ भाई। आपने मेरी बेटी को मुझसे छीना, मैंने आपके बेटे को। अब मुझे ना कोई शिकायत है और ना कोई गिला है। नहीं, अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ। जब जिंदगी भर तुम जेल में चक्की पीसोगे तब मेरा हिसाब बराबर होगा। अच्छा किया, तुमने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया और हमारा काम आसान। राघव जी ने हमें खबर कर दिया था यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये हमारे दोनों भाई के बीच का मामला है। नहीं, अब ये बात दो भाइयों के बीच की नहीं। कानूनी तौर पर तुम गुनहगार हो। तुमने ही इनके बेटे की मौत की साजिश रची थी। राकेश जी, हमें
आपको और आपकी पत्नी को हिरासत में लेना होगा। हम फिर से कहते हैं कि हमें कोई पछतावा नहीं है। हम जेल में अपनी सारी जिंदगी इत्मीनान से बिता देंगे, क्योंकि अब हमारा हिसाब बराबर है। ले जाइए इसे। चलो। राघव जी, अगर आप ना होते तो मेरी आंखों पर हमेशा पर्दा पड़ा रहता। और मैं, हो सकता है मैं अपने पोते पोती को भी खो देता। ऐसी कोई बात नहीं, बस इन बच्चों को इतना प्यार दीजिएगा कि इन्हें कभी अपने पिता की कमी महसूस ना हो। ऐसा ही होगा, लेकिन मैं अकेला ये सब कैसे कर पाऊंगा? मुझे आपके सहयोग की जरूरत होगी। हमारा काम यहां पूरा हुआ, हमें इजाजत दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे बच्चे, अभी तक दादाजी के होते हुए भी हम अपने आप को अनाथ मान रहे थे, पर राघव सर के वजह से सब कुछ बदल गया। माँ पापा की कमी तो हमेशा रहेगी, पर दादाजी के आने से हमारा खोया हुआ सब कुछ मिल गया। अभी तक तो ये कुमार साहब का मकान था, पर अब ये हमारा घर है, यहाँ खुशियाँ बसती हैं। जय बजरंगबली। इंसान कई बार अपने मन में ही किसी को अपना शत्रु बना बैठता है, जबकि उसका सबसे बड़ा शत्रु है उसका क्रोध। किसी के सामने अपना क्रोध प्रकट किए बगैर ही उसकी जिंदगी पर वार करना सबसे बड़ी कायरता है। इसलिए इस राग द्वेष से ऊपर उठकर अपने क्रोध को सही समय पर उजागर करना ही सही तरीका है। याद रखें, जब तक आप किसी को माफ नहीं करेंगे, आप सुकून से नहीं जी पाएंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय श्री राम।